सांवले सपनों की याद। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनहिंग, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी की मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, यानी कि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। अब कोई चाहे भी तो उनके बेजान दिल को धड़का नहीं सकता, उनके शरीर में हरारत ला नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यानी कि जैसे इंसान होते हैं ना, जैसे उनका व्यवहार होता है वैसे ही पक्षियाँ लोग यह सोचते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। अर्थात प्रकृति का अलग जीवन है और इंसान का अलग जीवन। इंसान कभी भी प्रकृति के जीवन से समता नहीं बैठा सकता। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाननी से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। ये बात बिल्कुल सच है बच्चों। जब भी हम वृंदावन अगर जाते हैं तो कृष्ण जी की लीलाएं हमारी आंखों के आगे से ना गुजरे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने वृंदावन का जोड़ जो है वो कृष्ण जी के साथ बैठा रखा है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भूरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी वृंदावन और कृष्ण जी को अलग करना असंभव है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे, यानी 100 साल के होने में कुछ समय था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो।
लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतारी गई, यानी कि वो इतने बड़े पक्षी वॉचर थे, बर्ड वॉचर थे कि वो अंत समय तक भी दूरबीन लेकर पक्षियों को ही ढूंढते रहे। उन जैसा बर्ड वॉचर यानी कि पक्षियों को ढूंढने वाला शायद ही कोई हुआ होगा। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर छिद्र तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, यानी कि वो प्रकृति को एक रहस्य भरी दुनिया मानते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से बचाने के अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। वह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, यानी कि वो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरे का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। यानी कि साइलेंट वैली में जो रेगिस्तानी हवा आ रही है उससे वहाँ के पक्षियों की कैसे जान जा रही है, पूरी प्रकृति कैसे नष्ट हो रही है, इसका चित्र सालिम अली ने उनके सामने ऐसा प्रस्तुत किया कि उनकी आंखें भी नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो यानी एक स्पैरो का गिरना। मुझे याद आ गया है, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी दे सकती है। यानी कि उनके छत पे जो गौरैया आती थी वो तक उस तक को वो इतना प्यार करते थे कि वो ही उनके बारे में जानकारी दे देगी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले गई। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यानी कि बचपन में जो था सालिम अली ने एक एयरगन चलाई, उससे एक चिड़िया जो है वो घायल हो गई। इसने उनको इतना ज़्यादा आहत किया कि उन्होंने एक नया रास्ता खोज लिया। वो था पक्षियों को ढूंढना और उनकी ज़िंदगी को बचाना। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर रह गए। यानी कि वो अपनी ही ज़िंदगी में सिमट कर नहीं रहे, यानी पूरी प्रकृति की ज़िंदगी में वो फैल चुके थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित थे उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकल गए हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते
क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटो ना।